अफोर्डेबल विदेश यात्रा के लिए भारतीयों की पहली पसंद बना हुआ है वियतनाम। और विदेश जाने के लिए जो सबसे पहला सवाल आता है वो है कि वीजा कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वीजा पाया सिर्फ 4 दिन में विदाउट एनी थर्ड पार्टी सर्विस। तो स्वागत है दोस्तों आपका नोमैडिक वॉन्डरर्स में, और हम सीरीज लेकर आए हैं एवरीथिंग वियतनाम। और आज मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर वियतनाम वीजा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा गूगल सर्च है और आपको सर्च करना है आसानी से वियतनाम ई वीजा। यहाँ पे जो आपको पहली 2 लिंक्स आती है उस पर ये जो सेकंड वाली लिंक है वो पुराने वेबसाइट की लिंक है जो कि अब डिफंक्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि पुरानी वेबसाइट पे ही ऊपर नई वेबसाइट्स के लिंक आपको दिए हुए हैं। ये जो पुरानी वेबसाइट थी इसमें फोटो और पासपोर्ट डायरेक्टली आपको अपलोड करने पड़ते थे और सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ती थी। तो अब वो चीजें ट्रांसफर हो चुकी है नए पोर्टल के ऊपर। तो अपन चलते हैं नए पोर्टल की लिंक पर। जो पहला लिंक आता है वियतनाम ई वीजा टाइप करने पर वो नए पोर्टल का आता है। तो नया पोर्टल कुछ इस तरह के का दिखता है। ये बेहतर है, एआई इंटीग्रेट किया हुआ है। इस पे अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे और एक ये नोट आता है जिसमें की लिस्ट दी हुई है बॉर्डर गेट्स की। सबसे पहले लैंड बॉर्डर गेट्स की लिस्ट है, उसके बाद एयर बॉर्डर गेट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। एयर बॉर्डर का मतलब बेसिकली एयरपोर्ट्स। यहां से आपको देख लेना है कि कहां के एयरपोर्ट से आप लैंड करने वाले हैं, क्योंकि एज एन इंडियन या एज अ कोई भी फॉरेन टूरिस्ट मोस्टली एयरपोर्ट से ही एंटर करते हैं। तो ये नोई बाई एयरपोर्ट बॉर्डर गेट जो है दैट इज हनोई का एयरपोर्ट। फुकॉक जहां डायरेक्टली उतरने पर हम इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, और टांग सो नाट जो कि है हो ची मिन का एयरपोर्ट। हनोई और हो ची मिन के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है। तो अपना एयरपोर्ट जान लेने के बाद आपको कंफर्मेशन पे क्लिक करके चले जाना है और ये आपके सामने पेज खुलता है जहां पे कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपने पासपोर्ट का पहला पेज आपको अपलोड करना पड़ता है। मैंने दिखाने के लिए अपना फोटोग्राफ और एक सैंपल पासपोर्ट अपलोड किया है। इस वेबसाइट पे जैसे कि मैंने बताया कि एआई इंटीग्रेटेड है, तो वो पासपोर्ट की फोटो से आपके पासपोर्ट साइज फोटो को मैच करता है। ऑब्वियसली मेरा मैच स्कोर अभी 2% आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन पॉइंटर्स का ख्याल रखना है, आपको करेक्ट करते जाना है। तो अगर मैं मिस्टर बीन की ही फोटो फिर से अपलोड करता हूं तो आप देखेंगे कि मैच परसेंट 79+ हो चुका है। मैंने कुछ ट्रायल एंड एरर किए थे जिसमें कि मुझे पता चला कि 70% के ऊपर ये ग्रीन दिखा देता है। अब मैं अपना खुद का पासपोर्ट और फोटो अपलोड करता हूं तो मेरे फोटो और पासपोर्ट की फोटो में 74% मैच है। ये जो पोर्ट्रेट फोटो वाज कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स की बात हो रही है वो ये है कि आप स्कैन्ड पासपोर्ट फोटो डाल रहे हैं तो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट फोटो थोड़ी सी एडिट करके डालनी है, उससे वो पॉइंट कवर हो जाता है। यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं अपना खुद का पासपोर्ट डालने पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे मेरा नाम, सरनेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, सेक्स और नेशनलिटी वगैरह इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। इसी ईमेल आईडी पर आपका वीजा प्रोसेस होने के बाद आपको मिलेगा। जैसे आप ईमेल आईडी डालते हैं ये एक आईडी बनाता है ताकि आप इस ईमेल आईडी से कनेक्ट करके आप बाद में चेक कर सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना रिलीजन डाल देना है, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है और ईमेल फिर से एंटर कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है जो भी रेड एस्टेरिस्क में इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो ऑब्वियसली कंपलसरी इंफॉर्मेशन है और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको डालनी है और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्टली नो ही रखना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडी रखनी है कि आपको सिंगल एंट्री के लिए चाहिए या मल्टीपल एंट्रीज के लिए चाहिए। ऑब्वियसली जब भी आप इस चीज को भरे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि 15 दिन के लिए वीजा आपको इस प्राइस में मिलेगा, जो कि प्राइस हम आगे चल के देखने वाले हैं सिंगल एंट्री पे, और मल्टीपल एंट्री के वीजा प्राइसेस अलग है। यहाँ पे आपको टाइप दिखा देना है अपने पासपोर्ट का। मैंने पासपोर्ट नंबर डिलीट कर दिया है। वैसे अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका पासपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। कोशिश करें कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके करंट रेसिडेंस की हो, आइदर आपके पासपोर्ट के साथ मैच करती हो। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर डालना है। ये नंबर बहुत ध्यान से डालिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जिसके साथ आप जा रहे हैं उनका नंबर ना डालें, यहाँ पे उनका नंबर डालें जिनसे कि इमरजेंसी में इजीली कांटेक्ट किया जा सकता है, यानी आपके फ्रेंड का या फादर का या किसी रिश्तेदार का नंबर यहाँ पे डालें। उसके बाद ये ऑक्यूपेशन वाला आप सेक्शन छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी सेक्शन नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था।
उसके बाद पर्पस ऑफ एंट्री आपको टूरिस्ट डाल देनी है, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री आप जो ऊपर एंट्री करेंगे वहां से वो उठा लेगा, और लेंथ ऑफ डेज भी। ये एड्रेस वाला जो सेक्शन है इसको आपको तैयार रखना है। बेसिकली आपको ये करना है कि किसी एक होटल का एड्रेस जहां पे से कि आप एंट्री लेने वाले हैं, उस होटल का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। ये एड्रेस बेसिकली आप कुछ भी डाल सकते हैं वीजा लेते समय, लेकिन जब आप इमिग्रेशन पे जाएंगे तब आपके पास बुकिंग के सबूत होने चाहिए उस सिटी में जहां के की आपकी इंटेंडेड बॉर्डर एंट्री गेट है। जैसे कि मैं एंट्री करने वाला हूं हो ची मिन सिटी से, क्योंकि मैंने एड्रेस भी ऊपर हो ची मिन सिटी का डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्च करके डालूंगा हो ची मिन सिटी का एयरपोर्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया था। हो ची मिन सिटी के एयरपोर्ट का नाम है तान सोन नथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पे आपको दिखा देता है कि हो ची मिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया हुआ है। और यहाँ पे आप इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट भी डालेंगे, ये आपके बुकिंग के हिसाब से होगा। मैंने यहाँ पे डाला हुआ नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है हनोई सिटी का एयरपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टेम्पोरेरी रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आप जो भी डालें, लेकिन जब आप बुकिंग करते हैं तब आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप दिखा सके कि हाँ आप यहाँ पे जाके रुकने वाले हैं। और कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हियर बाय पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक पासपोर्ट नंबर रैंडमली डालने वाला हूँ, क्योंकि अगर पासपोर्ट नंबर नहीं रहेगा तो वो आगे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे एक रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना पासपोर्ट डालेंगे कि तो ऑटोमेटिकली ये पासपोर्ट नंबर यहाँ पे फर्च कर लेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे नीचे आपका एक सिक्योरिटी कोड रहता है, उस सिक्योरिटी कोड को आपको डाल देना है, और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमने सिक्योरिटी कोड डाला और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको कंफर्म करके रख लेना है, और ये चीजें एक बार देख लेनी है। डिक्लेरेशन कंप्लीट, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट देख रहे हैं 25 USD। जिस भी दिन आप बुकिंग कर रहे हैं उस दिन आप देख लें कि USD का कन्वर्जन रेट डोंग से क्या है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट करने के बाद एक्चुअली डोंग में करता है। जैसे कि आप ऊपर राइट कॉर्नर में देख रहे होंगे, जो प्राइस है वो डोंग में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ATM कार्ड है तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, वीज़ा मास्टर कार्ड की भी सुविधा आपको मिल जाती है, आप किसी भी तरीके से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद की व्यथा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने जब अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, तो मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे मैं आपको अपना मेल खोल के दिखाता हूँ। मैंने अप्लाई किया था 10 फरवरी को वीज़ा के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट वाला मेल मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने 10 फरवरी को वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, जो कि मैंने कहा था कि जो अमाउंट है वो VND में कटता है, तो आप उस दिन का कन्वर्जन देख लें। डेट आप देख सकते हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड से अप्लाई किया था, और अब आप देख सकते हो कि मेरा वीज़ा प्रोसेस होकर 4 दिन के अंदर चौथे दिन 13 फरवरी को मेरा वीज़ा प्रोसेस होके आ चुका है। तो आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस फॉलो करके आप इजीली 4 दिन के अंदर अपना वीज़ा पा सकते हो। तो अगला वीडियो होगा हमारा करेंसी कन्वर्जन के ऊपर। बने रहिए हमारे साथ नोमैडिक वंडर्स पे।